Hello everyone, so today date is 6th February and 2024. We are going to solve some PYQs of locomotion and movement chapter of class 11th biology human physiology का ये हमारे पास चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट। कैल्शियम जो है वो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमसे पूछा गया है। लेकिन इससे पहले मैं इस चैप्टर का बेसिक्स, चैप्टर के जितने भी बेसिक्स है, जो भी पॉइंट्स हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज मैं इस चैप्टर की आपको पहले देना चाहूँगी, जिससे कि हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझो कि लोकोमोशन और मूवमेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, लोकोमोशन का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऑलवेज वॉलंटरी। लोकोमोशन में क्या होता है? पूरी, जिसमें कि पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट, ऑर्गन तो क्या ही मूवमेंट करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। कोई एक स्पेसिफिक जो है लिम्ब या फिर बॉडी का पार्ट, जैसे हाथ पैर वगैरह, सिर्फ वो मूव कर रहे हो, ऐसा इसमें नहीं होता है। आपकी बॉडी का होल डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि अगर आप मतलब कि आप बेसिकली जिसमें चल रहे हो, राइट, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो वो उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, लोकोमोशन वाली स्टेट होती है। हमेशा वॉलेंट्री रहेगी। वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है? देखो, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो टर्म्स होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है जो एक्टिविटीज आपके अंडर होती है, आप अपने विल से जो काम करें। ठीक है, अब आप अपने हाथ को मूव करें या फिर आप चल रहे हैं, या आपकी मर्जी तो है ना, आप अपनी मर्जी से ही तो चल पा रहे हैं। दूसरी तरफ एक टर्म हमारे पास होती है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री में क्या होता है? जैसे कि आपकी हार्ट बीट होती है, राइट, तो क्या आप अपनी मर्जी से उसको कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कह रही, सॉरी, उसको जो है उसकी रिदम को, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को, उसके एक्सपेंशन को, या उस हार्ट बीट को आप अपनी, क्या खुद से आप कंट्रोल कर रहे हो? अपनी मर्जी से आप उसको जो है अपनी धड़कन को बड़ा कम कर सकते हो? ऐसा नहीं है ना। वो अपने जो है अनुसार, अब आपके विल पे काम नहीं करती, वो आपके अंडर नहीं है, राइट। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसी के अंडर आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है। तो ये सब इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री वो चीज होगी जो आपके अंडर है, मतलब कि जो आपके अंडर हो, जो आपके विल में, ठीक है, जो आप अपनी विल से जिस काम को कर सको, उसे वॉलेंट्री बोलते हैं हम। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री इन दोनों टर्म्स से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम जो है आगे कई बार यूज करेंगे इन टर्म्स का। नेक्स्ट मैं मूवमेंट के बारे में आपको बता देती हूँ कि लोकोमोशन तो मैंने अभी यहाँ बता दिया। तो मूवमेंट क्या होता है? देखो, ये एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है लिविंग बींग्स का। क्या होता है ये? सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग। यानी कि इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसमें मैंने आपको लोकोमोशन में बताया डिस्प्लेसमेंट होल बॉडी का। इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ बॉडी पार्ट्स। जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसमें उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। लोकोमोशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। हमेशा ये वॉलंटरी रहेगा। मूवमेंट की बात करूं, ये भी वॉलंटरी होता है। बस दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि किसमें होल बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और किसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑल लोकोमोशन। एक एनसीईआरटी की लाइन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये चीज, ये लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। बेसिकली ये लाइन नहीं, एक स्टेटमेंट ही बोल सकते हो आप इसको। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस।
इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है कि जितनी भी लोकोमोशंस होती हैं, ऑब्वियसली लोकोमोशन मैंने अभी आपको बताया होल बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जिसमें होता है, वो सब मूवमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं उसको, लेकिन ऑल मूवमेंट्स जो हैं उनको हम लोकोमोशन कंसिडर नहीं कर सकते। मोमेंट मैंने बताया था कि किसी भी बॉडी पार्ट्स की डिस्प्लेसमेंट होना। अब जब आप अपनी होल बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो तो उस दौरान आपके बॉडी पार्ट्स भी तो डिस्प्लेस होते हैं ना। तो मूवमेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट मतलब कि जितनी भी लोकोमोशन होती है उनको हम मूवमेंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जितने भी मूवमेंट्स होती हैं वो लोकोमोशन में नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ इसके टाइप्स। 3 टाइप के होते हैं, एक होती है अमीबॉइड मूवमेंट, और एक होती है सिलिरी, और तीसरी होती है हमारे पास मस्कुलर। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। इनके एग्जाम्पल जो है पूछे जाते हैं कैसे, जैसे कि ये पूछ लेंगे अमीबॉइड मूवमेंट किस में, मतलब कौन से ऑर्गन्स में या कहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पुट आउट किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। सिलेरी, और तीसरा हमारे पास कौन सी है, मस्कुलर। अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ पे देखने को मिलती है, जो स्यूडोपोडिया होते हैं, यानी कि जो अमीबा में प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग से जो स्यूडोपोडिया बनते हैं। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, इनको फोल्स अपेंडेजेस बोला जा सकता है। इनकी मदद से ये जो अमीबा होते हैं ये अपने खाने को यानी अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। दूसरा साइटोस्केलेटन एलिमेंट, यानी कि जो माइक्रोफाइलामेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस या ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, वहां पे अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलती है। सिलरी की अगर बात करी जाए, जो जितने भी इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ट्रैकिया, फेलोपियन ट्यूब, ब्रोंकाइल, ये सारे जो है एग्जाम्पल है सिलरी के। याद रखेंगे जो एग्जाम्पल बता रही हूं मैं आपको। तीसरा हमारे पास मस्कुलर मूवमेंट, ये क्या होती है, देखो ये कब होती है भाई, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। मसल्स की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है वो इसमें कंसीडर की जाती है, किसमें, मस्कुलर मूवमेंट में। तो इसके एग्जांपल क्या क्या याद रखने हैं आपको, लिम्स, जोज हो गए। जोज का मतलब होता है जबड़ा, जो होता है आपका। लिम्स यानी कि जो हाथ पैर होते हैं उनको लिम्स कंसीडर करते हैं, जो यानी कि जबड़ा। उसके बाद टंग जो होती है, उसमें सब में क्या है, मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलती है। एक होता है फ्लैजिलर मूवमेंट, एक फ्लैजिलर मूवमेंट भी होता है, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक बात है। फ्लैजिला के द्वारा ये अंडरगो होती है। किसमें मदद करती है फ्लैजिला, ये आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, फ्लैजिलर मूवमेंट। हेल्प्स इन स्विमिंग। और जो स्पर्मेटोजोआ होता है, स्पर्मेटोजोआ तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी, हालांकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते और करके भी आ चुके हैं। स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनता है, तो उसकी जो स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मे की बात है, तो उसकी जो स्विमिंग होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के विद इन, वो किसकी वजह से होती है, फ्लैजिलर मूवमेंट के कारण। और ये क्या करता है, लोकोमोशन, मतलब कि लोकोमोशन जो होती है प्रोटोजोन्स की, उनमें भी मदद करता है। प्रोटोजोन्स जैसे कि यूग्लिना हो गया, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, यूग्लिना। उसके बाद यहाँ पे हम मसल्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। मसल्स मतलब कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है मसल्स की। 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई गई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो समझ लो। बाकी जिस भी हिसाब के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन, और मतलब कि काफ़ी सारी, हालांकि बेसिक से आगे मैंने आपको बातें बता रही हूँ। खैर यहाँ पे हम जितना कर सकेंगे अभी करेंगे, फिर हम अपना क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ऐसे पूरा चैप्टर तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल की कौन सी होती है, सबसे पहले हमारे पास आती है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी में क्या होता है, ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है न्यूरॉन के साथ रिस्पोंड टू स्टिमुली। मतलब कि एक्साइटेबिलिटी में क्या होता है, जो भी स्टिमुली रीच करती है उसके अगेंस्ट जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम एक्साइटेबिलिटी। ये न्यूरॉन की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी।
ये क्या होती है, फोर्सफुली शॉर्टन, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, यानी कि सिकुड़ना किसी चीज का, तो एक कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी है किसी का क्या है, प्रॉपर्टी है। तीसरा हमारे पास होती है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है टू स्ट्रेच, यानी कि उसको स्ट्रेच करना, ठीक है। एक होता है, ये होगा सिकुड़ना, कम हो जाना, ये होगा स्ट्रेच आउट, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में क्या होता है, टू बाउंस बैक टू ओरिजिनल लेंथ। अब आप एक रबड़ का एग्जांपल लो, कोई भी रबर वगैरह होती है, आप उसको जितना मतलब आप उसको स्ट्रेच आउट कर लो, एक्सटेंस कर लो, एक्सटेंड कर लो, जितना भी आप कर सकते हो। उसके बाद जब आप उसको छोड़ोगे तो वो वापस वो बाउंस बैक हो जाएगी उसकी ओरिजिनल शेप में, यानी वो अपनी ओरिजिनल जो उसकी शेप थी उसको अटेन कर लेगी। तो वो क्या होती है, उसकी इलास्टिसिटी होती है। 4 पॉइंट में 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज मैंने मसल्स की आपको बताई है। कौन सी बताई है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। अब मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि जैसे कि स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोला जाता है, ये कुछ पॉइंट है। देखो एक्सेप्शन, देखो सबसे पहले मसल्स के एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयरस और सिलरी जो होती है, सिलरी बॉडी यानी कि ये आंख में होती है। ये एक्टोडर्मल होती है, इनका ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोडर्मल। देखो मसल्स का ओरिजिन किसकी वजह से होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, इनके एम से आप याद रख सकते हो। लेकिन ये एक्सेप्शन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए एक्सेप्शनल केस, तो आइरिस और सिलरी बॉडी यानी कि जो आंख में होती है, ये क्या इसका एक्सेप्शनल केस होगा। उसके बाद सेकेंड अगर मैं कहूँ क्या, सैक्रोलॉजी या फिर मायोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको, स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोला जाता है, सैक्रोलॉजी या मायोलॉजी बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ मसल कितनी होती हैं, 639 है। ये चीज भी पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। हम जब मसल्स के और स्केलेटन से रिलेटेड चैप्टर पर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए कितनी मसल्स होती है, कितनी बोन्स वगैरह होती है, जो कि मैं आगे आपको बोन्स के बारे में भी बताऊंगी। अबाउट 40 to 50% बॉडी वेट का इज ड्यू टू मसल्स। किसकी वजह से होता है, मसल्स की वजह से। तो ये चीजें थी जो मैंने अभी तक आपको बेसिक बताए हैं। तीन टाइप के हमारे पास मसल्स भी होती हैं। यहाँ पे हमने मूवमेंट पढ़ लिया था, मैं सोच रही हूँ यहाँ पे जब हमने मसल्स का थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है तो क्यों ना थोड़ा सा हम मसल्स के जो तीन टाइप हैं उनका बेसिक समझ लें एक बार। हाँ चलो कर ही लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज उसकी भी हो जाएगी। एक सीरीज में अभी हम चल रहे हैं, आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। स्केलेटल, विसरल या स्मूथ, कार्डिक। स्केलेटल की सबसे पहले मैं बात करूंगी, ये स्ट्राइटेड होती है। स्ट्राइटेड का क्या मतलब होता है, जो स्ट्राइशंस शो करे, मतलब कि ऐसी धारियां सी जिसके ऊपर आपको दिखे। वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का क्या मतलब है, मैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों में डिफरेंस आपको बता चुकी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में। वॉलेंट्री वो होती है जो आपके विल पावर से काम करे, ठीक है, आपके अंडर, आपके कंट्रोल में रहे, ठीक है। जैसे कि आप अपना चल रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, खा रहे हो, ये सब आपके विल में आए, ये सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज के अंडर आती है। इनवॉलेंट्री कौन सी होती है, कि आपकी जो हार्ट बीट होती है, ब्लड सर्कुलेशन की एक्टिविटी, डाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटीज जितनी भी होंगी, ठीक है, और एक्सक्रीटरी रिलेटेड, ये सारी किस में आती है, इनवॉलेंट्री में। उसके बाद इसकी शेप की अगर बात करें, जैसे स्केलेटल में क्या होता है, देखो हाँ ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, जो ब्लड सप्लाई होता है इसमें वो अबडेंसी में होता है, यानी कि अबडेंट ब्लड सप्लाई स्केलेटल मसल्स के द्वारा ही होता है। अबडेंसी में क्या होता है कि मतलब एक पर्याप्त मात्रा जिसको हम बोल सकते हैं। कैसे होते हैं ये, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड और पेरिफ्रे। मल्टी न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस जिसके पास हो।
उसके बाद स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसकी बहुत ज्यादा, मतलब कि वेरी रैपिड, काफी रैपिड होती है इसकी। क्या स्पीड ऑफ जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वाली स्पीड होती है वो क्या होती है, काफी रैपिड होती है, काफी तीव्र होती है, तेज होती है। फिटिंग, अगर आप देखो जिस मतलब जिस भी मसल की स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन काफी ज्यादा रैपिड होगी, तेज होगी, तो उसमें जो है फेटीग, वो फेटीग जो होगा ना, फेटीगनेस वाली जो कंडीशन होगी वो काफी जल्दी हो जाता है, मतलब कि इजिली फेटीग वाला जो है इसमें सिनेरियो होता है। उसके बाद ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, कौन सी स्केलेटल मसल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS के द्वारा। एग्जाम्पल आप इसमें क्या क्या याद करोगे, लिम्ब, टंग, आईलिड, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, स्केलेटल मसल के। विसरल की अगर मैं बात करूं, ये कैसी होती है, नॉन स्टाइटेड, यानी कि पीछे हमारा ये स्टाइटेड पढ़ी थी हमने, ये नॉन स्टाइटेड होती है, स्पाइंडल शेप होती है। स्पाइंडल शेप कैसी, क्या बना रही हूं मैं, अब मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। ये इस शेप का हमारे पास होता है, स्पाइंडल शेप, यानी कि फ्यूजिफॉर्म भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आप याद रखोगे, इनवॉलेंट्री, आपके विल में जो काम ना करे, मुझे बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझा चुकी। ब्लड सप्लाई काफी लेस होता है, मतलब कि जो इसके अपोजिट, इसके कॉन्ट्राडिक्ट आप इसको समझ सकते हो, याद रखना हो तो आपको, ब्लड सप्लाई लेस होता है। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसी होती है, स्लो होती है। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसी होती है इसकी, स्लो। और ये फेटीग, कभी भी फेटीग नहीं होते, फेटीग नेवर। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे इसमें, जो इनर वॉल होती है होलो विसरल ऑर्गन की, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल होती है, आइरस या सिलरी बॉडी एटसेट्रा, ये सब किसके अंडर आती है, विसरल के अंडर आती है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, ANS के द्वारा। ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ये होता है ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम, यानी कि जो इनवॉलेंटरी हो बेसिकली। अब यहाँ पे इसको इरेज करके मैं आपको कार्डिक का बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं रहा, फिर वरना काफी ज्यादा जो है कंजेस्टेड हो जाएगा, आपको फिर कंफ्यूजन होगी समझने में। ये पॉइंट्स जितने भी मैं आपको बता रही हूँ इनके रिगार्डिंग बिल्कुल सफिशियंट हैं, यही आप अगर याद रख लोगे और समझ लोगे तो। थर्ड कार्डिक मसल डिस्कस करते हैं। ये कैसी होती है, स्ट्राइटेड होती है, यानी कि जो स्ट्राइशंस शो करे, ये मैंने आपको बता दिया था। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगेन इनकी भी कैसी होती है, रैपिड होती है काफी। ये ब्रांच्ड और सिलेंड्रिकल होते हैं, जो हमने फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था स्केलेटन का, वो कैसा था, अनब्रांच था और सिलेंड्रिकल था, राइट। तो ये ब्रांच्ड और सिलेंड्रिकल होती हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है, कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। हमारे स्केलेटल में क्या था, मल्टी न्यूक्लिएटेड थे वो, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस थे। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि जो इनका जो न्यूक्लियस होता है इवन वो भी सेंटर में सिचुएटेड होता है। उसके बाद ब्लड सप्लाई भी काफी मैक्सिमम होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है ये, ब्लड सप्लाई मैक्सिमम होंगी। फेटीग नेवर, कंट्रोल बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल से आप इसको इजीली याद रख सकते हो और समझ सकते हो। मसल ऑफ हार्ट, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इससे आप सारे रिलेट कर सकते हो। आपका हार्ट कभी थकता है, ऐसा हो गया कि हाँ जो दिल है अब उसको थकान महसूस हो रही है और वो अब धड़कना बंद कर दे रहा है, 5 मिनट के लिए रेस्ट ले रहा है और फिर वापस से वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाली जो है प्रॉपर्टी उसको मतलब आगे फर्दर वो फिर से धड़कना चालू कर रहा है। ऐसा कभी सुना है आपने, कभी हुआ आपके साथ? तो यही बात है, यहाँ पे आप सारी चीजें इससे रिलेट कर सकते हो। ब्लड सप्लाई मैंने मैक्सिमम बोला है, ऑब्वियसली हार्ट तक ब्लड सप्लाई अच्छे से जा पाती है। ब्लड सर्कुलेशन ही हार्ट के थ्रू, जो 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट आर्टरी में पहले जाता है, फिर मतलब कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे अलग अलग जगह जाता है, फिर वहां से प्योरीफाई होकर चला पूरी बॉडी में वो जो है सर्कुलेट होता है। तो हार्ट के द्वारा ही तो हो रहा है ना वो सारी फंक्शनिंग, जो कि हम ब्लड अपना बॉडी फ्लूइड
सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दोनों के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक न्यूक्लियस होता है, मतलब कि स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑब्वियसली बहुत रैपिड होती है। 1 मिनट में आपका 872 मिनट्स पर मतलब मिनट क्या करता है, हार्ट बीट शो करता है। उसके बाद ब्रांच्ड और सिलेंड्रिकल होते हैं। याद रखने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तीनों मैंने काफी जो है मतलब कि पॉइंट बनाकर मैंने आपको ये चीजें बता दी। एनसीईआरटी में पैराग्राफ की फॉर्म में है, मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट की फॉर्म में समझा दिए तीनों चीजें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन से तो हम बिल्कुल ही भटक गए। क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, क्योंकि ये तो कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं आपको किससे रिलेटेड, मैं जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिन प्रोटीन का और जो मायोसिन का, उससे रिलेटेड मैं आपको चीजें यहाँ पे बताने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा उस कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो देखो, नहीं मैं आपको सीरीज में बता देती हूँ। इससे आगे हम पढ़ेंगे अब स्केलेटन या फिर स्ट्राइटेड मसल। बेसिकली हमें पढ़ना भी यही है इस चैप्टर में, मसल के कंटेक्स्ट में हम इसको ही थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन चालू हो जाता है, जिसमें हम बोन्स वगैरह की स्टडी करते हैं, पूरा अपना बोनी सिस्टम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेंगे। वर्बली मेरी बात सुनना, जितनी भी स्केलेटल मसल होती हैं वो क्या मतलब कि उस क्या कंसिस्ट करती है, उसके कुछ नंबर ऑफ मसल बंडल या फिर फेसिकल्स जो है एक साथ रहते हैं एक कॉमन कोलिजिनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर के द्वारा, जिसका नाम होता है फेशिया। ईच मसल बंडल जो होती है वो क्या बनाती है, मसल फाइबर को बनाती हैं। उसके बाद देखो लेयर्स, ये चीज आपको याद रखनी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा, ये लेयर आप याद रख लेना। सबसे आउटर वाली होती है एपिमाइसम, उसके बाद आती है पेरिमाइसम, उसके बाद आती है एंडोमाइसम, और जो इनर वाली होती है सबसे, उसको बोलते हैं हम स्केलेटल मसल फाइबर। यहां पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी आपकी इसके रिगार्डिंग। ये क्या होता है, न्यूक्लियस। ये क्या है, सैक्रोलीमा। आउटर वाली लेयर को सैक्रोलीमा बोलते हैं। अंदर जो ये स्ट्राइशंस आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है सैक्रोप्लाज्मा, या इसको हम साइटोप्लाज्मा भी, मतलब बेसिकली साइटोप्लाज्मा है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में हम इसको सैक्रोप्लाज्मा रेटिकुलम बोलते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या होता है, ये इस साइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सैक्रोसोम भी इसको बोल सकते हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ पे मसल्स की स्टडी करें तो हम इससे सैक्रोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स का यूज करते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम इसको सैक्रोप्लाज्म, इसको सैक्रोलीमा, इसको सैक्रोसोम बोलते हैं। और ये होता है मायोफिब्रिल। अब मैं इन सारी चीजों के बारे में आपको लिख के कुछ बताने वाली हूँ, और जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आगे। ईच मसल, जितनी भी मसल फाइबर होती हैं, ये जो यहाँ पे बनाया मैंने, ये क्या बनाती है, सैक्रोलीमा एनक्लोजिंग सैक्रोप्लाज्मा, सैक्रोलीमा एनक्लोजिंग सैक्रोप्लाज्मा। ये देखो, ये जो सैक्रोलीमा होता है, ये क्या बोला, सैक्रोलीमा एनक्लोजिंग। सैक्रोलीमा के अंदर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, सैक्रोप्लाज्मा। तो जितने भी मसल फाइबर होते हैं उनमें क्या होता है, सैक्रोलीमा जो इनकी आउटर लेयर होती है, जिसके अंदर क्या एनक्लोज होता है, सैक्रोप्लाज्मा एनक्लोज होता है। नेक्स्ट आप देखो, जो मसल फाइबर होता है उसके लिए एक टर्म एनसीईआरटी में यूज करी गई है, सिंकेशियम। इसका क्या मतलब होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस कंसिस्ट करती है ये। ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया था, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, तो ये सिंकेशियम टर्म यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसके लिए यूज कर रखी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द ईआर, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि हम मसल के केस में क्या बोलते हैं, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका, ऑफ
मसल फाइबर क्या होता है, ये इनका स्टोर हाउस होता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर मैं बात करूं इसके, तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज्ड फिलामेंट्स इन सैक्रोप्लाज्म मायोफिब्रल्स, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, मायोफिलामेंट्स। और ये दो होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, ये दोनों के बारे में ही मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या लाइन बोली है, देखो तीन तो आपको पहले समझ आ गई होंगी, जो मैंने बोला कि हर एक मसल फाइबर जो है क्या होता है, सैक्रोलिमा एनक्लोजिंग सैक्रोप्लाज्म। दूसरा मैंने आपको बोला मसल फाइबर के बारे में मैंने आपको बताया जो कि सिंकेशियम होता है, इनकी मैनी न्यूक्लियाई कंसिस्ट करती है। उसके बाद तीसरा मैंने पॉइंट आपको क्या बोला है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यानी कि मसल्स के केस में हम क्या बोलते हैं उसको, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो मसल फाइबर की स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस होती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके फोर्थ पॉइंट की, तो इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फाइलामेंट्स। इसमें लार्ज नंबर जो है किसके, पैरेलली अरेंज्ड फाइलामेंट्स के प्रेजेंट होते हैं इसके सैक्रोप्लाज्म में, जिसके आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये होते हैं सैक्रोप्लाज्म में, ये दिख रहे हैं आपको, ये पैरेलली अरेंज। और यहाँ से क्या है, ये मायोफिब्रल्स होते हैं, जेनेट मायोफिब्रल या मायोफिलामेंट्स इनको बोल सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जो कि दोनों मैं आपको बता दूंगी। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, मतलब कि एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन की दोनों की यहाँ पे मैं आपको जो है डायग्राम सहित पॉइंट बताने वाली हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन प्रोटीन, इसमें क्या होता है देखो, ये क्या होते हैं, मायोसिन, क्या होती है ये, मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन प्रोटीन की बात करी जा रही है यहाँ पे, ये क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। और इनको क्या बोलते हैं, मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं सारे, ये होते हैं जी एक्टिन, यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन्स। ग्लोबुलर एक्टिन में क्या होते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट होते हैं, जो पोलिमराइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हो, काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। यहाँ पे ये तो होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट, जिसको मैं MBS से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और यहाँ पे ये ग्लोबुलर एक्टिन से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं पोलिमराइजेशन के बाद, एफ एक्टिन में, यानी कि फाइलामेंटियस एक्टिन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है वो देखो,
ये एक्टिन है, ये बाइंडिंग साइट जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है इसके ऊपर होता है ये ट्रोपोनिन, क्या लगा होता है, ट्रोपोनिन। ये होते हैं इसलिए मतलब कि इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन। ये क्या होती है, ये मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। जो मायोसिन होता है यहाँ पे मैंने आपको बताया था, उसकी जो एक्टिव साइट होती है उसको क्या कर लेती है, बाइंड कर देती है। ट्रोपोनिन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करती है, ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन थिन फिलामेंट। एक्टिन जो है थिन फिलामेंट होते हैं, इसके ऊपर जो मायोसिन एक्टिव मतलब कि जो बाइंडिंग साइट होती है मायोसिन के लिए उसको ये मास्क कर लेती है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कौन से इसमें कंक्लूडेड होती है, टीपीए एनसीईआरटी में नहीं दे रखा आपके, टीपीए टीपीआई टीपीटी, ये 3 होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। हो सकता है कहीं क्वेश्चन में आपके पास आ जाए तो, और आएगा सिर्फ यही पूछा जाएगा कि कौन से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, सिर्फ नाम पूछा जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया एक्टिन के बारे में। अब मायोसिन के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखो जो आपके एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दे भी रखा है इसका, कि इसको मैं बना ही देती हूँ। मतलब ये ऐसा डायग्राम आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो, अच्छा खासा उसमें बना के दे रखा है। ये क्या है, हेड। यहाँ पे क्या होता है, क्रोसार। ये होता है हैवी हेड मॉलिक्यूल, ये ऊपर वाले पार्ट को हम HMM बोलते हैं, हैवी मायो मतलब कि इसको अपना मायोमाइसिन हम बोलते हैं हैवी वाला। नीचे वाला होता है LMM जो लाइट एरिया होता है। उसके बाद ये क्या होते हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया, ये क्या होता है, ATP बाइंडिंग साइट। क्रॉस आर्म ये बीच वाला होता है, ठीक है। ये जो होता है जो मैंने कलर कर रखा है इसको, ये वाली होती है ATP के लिए, ATP बाइंडिंग साइट होती है। ATP आपको पता ही होगा एक हायर एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जिसका मतलब होता है ये दो होती है, ये होती है एक्टिन की बाइंडिंग साइट। यहाँ पे क्या होते हैं, ATPs एंजाइम होते हैं। इन्हें क्या चाहिए होता है, नीड कैल्शियम, कैल्शियम की नीड होती है, मैग्नीशियम की नीड होती है एक्टिवेशन के लिए, फॉर एक्टिवेशन, कैल्शियम और क्या, मैग्नीशियम। तो ये हमारे पास जो है इसका एक्टिन और मायोसिन का बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक इनके बारे में बातें थी जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में बिकॉज इट, क्या रोल था इसका, भी कैल्शियम वाला हम पढ़ के आ चुके हैं। बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब वो लाइन लिखवाई थी तो उस टाइम मैंने आपको ये पॉइंट भी लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो अलग से, कि सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर क्या होता है, कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है। ये ट्रोपोनिन जो अभी मैंने आपको एक्टिन में बताया है उससे बाइंड करता है, ताकि जो मास्किंग होती है एक्टिव साइट ऑन एक्टिन, मतलब कि जो मायोसिन के लिए एक्टिन पे यानी एक्टिन जो थिन फिलामेंट होते हैं उनके ऊपर जो मास्किंग होती है उसको रिमूव करने के लिए, ट्रोपोनिन की मास्किंग को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा
वर्बली बोल के बता देती हूँ। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, टू रिलीज कैल्शियम आयन को रिलीज करता है इनटू द मसल इंटीरियर, मसल के इंटीरियर में, जहाँ पे ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर लेता है, दस कोसिंग ट्रोपोमाइसिन टू शिफ्ट फ्रॉम। तो इसके जैसे क्या होता है, जो ट्रोपोमाइसिन होता है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, फ्रॉम द फेस ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के फेस से, टू विच मायोसिन हेड्स, उस मायोसिन हेड के ऊपर अटैच हो जाएगा, नीड टू बाइंड टू प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, जिसको कॉन्ट्रैक्शन फर्दर स्टिमुलेट करनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुली इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, क्या क्वेश्चन है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन की कमी किसके बीच में, दो सक्सेसिव स्टिमुली के बीच में, इस सस्टेन्ड मसल, एक सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोला जाता है उसको, याद रखोगे कंडीशन, टेटनस इसको हम बोलते हैं। देखो टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम दूसरा नाम इसका क्या होता है, रिटेन्ड स्टेट भी इसको बोला जा सकता है, रिटेन्ड स्टेट टेटनस या फिर फिजियोलॉजिकल टेटनस हम इसको बोलते हैं। द लेटर टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम, ये जो मैंने आपको बोला है टर्म अभी पीछे बताई है, ये क्या करती है, डिसीज कोल्ड टेटनस, मतलब कि टेटनस और टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन एक ही बात होती है। ये सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सस्टेन्ड मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो कब होती है, जब जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो किसी भी स्केलेटन मसल को इननर्वेट कर देते हैं, एमिट एक्शन पोटेंशियल, और जो कि फिर रिस्पॉन्स में एक बहुत हाई मतलब कि रेट पे एक्शन पोटेंशियल को एमिट करे, जिसकी वजह से एकदम से टेटनस की कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है स्लाइडिंग फाइलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, किससे बेस्ट एक्सप्लेन ये करी जा सकती है, शॉर्टन एक्टिन माइसिल फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर। अब ये थ्योरी मेरे को मैं आपको समझा देती हूँ, इसके पॉइंट्स भी और ये थ्योरी भी। देखो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल मतलब कि आपके एनसीईआरटी की बुक में पैराग्राफ पूरा का पूरा 1.5 पेज का आई थिंक पैराग्राफ दे रखा है, पूरा वहाँ पे थ्योरी है। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बताने वाली हूँ, ठीक है, ब्रीफ में स्टेप्स की फॉर्म में। सबसे पहले क्या होता है, मसल जो होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, किसके द्वारा इनिशिएटेड होती है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनिशिएटेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद एट NMJ, यानी कि जो न्यूरॉन मसल जंक्शन होता है, एक जंक्शन होता है वहां पे न्यूरॉन्स के लिए, न्यूरॉन मसल जंक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, मोटर न्यूरॉन्स को रिलीज करता है, किसको रिलीज करता है ये पूछा जा सकता है, ACH, यानी कि इसका नाम क्या होता है पूरा, एसी, एक मिनट क्या स्पेलिंग लिख रही हूं मैं, एसिटाइकोलाइन, एसिटाइकोलाइन न्यूरो ट्रांसमीटर, इसको रिलीज करता है। उसके बाद ये जो ACH होता है यानी कि एसिटाइकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर, ये किसके साथ बाइंडिंग करता है, जो ACH के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, सैक्रोलीमा, मैंने आपको बना के दिखाया था सैक्रोलीमा जो बिल्कुल आउटर लेयर थी, तो उसके ऊपर जो है एसिटाइकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर लगे होते हैं, जिससे कि जो ACH है वो वहां पे बाइंड करता है। उसके बाद क्या होता है, जो सोडियम होता है यानी कि Na पॉजिटिव आयन, सोडियम के जो आयन होते हैं, सोडियम आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं। चैनल क्या होते हैं, देखो सैक्रोलीमा के ऊपर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं कि पर्टिकुलर मतलब कि स्पेसिफिक होते हैं कि सोडियम का चैनल है तो आयन चैनल है तो वहां से सोडियम के आयन ही पास कर सकते हैं, ठीक है, इनवर्ड्स अंदर की तरफ मूव या आउटवर्ड जैसे भी उनकी मूवमेंट होती है वो सिर्फ उन्हीं चैनल्स के थ्रू हो सकती है। तो जो सोडियम आयन चैनल होते हैं वो खुल जाते हैं, ओपन्स, एंड जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बिकम्स, और वो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, चैनल खुल गए तो वो इसके सोडियम के आयंस के लिए परमिएबल हो जाएगी, यानी कि उनके जो मतलब कि जो भी उनका ट्रांसमिशन होना होगा इनसाइड या आउट उसको अलाउ कर देगी इजिली। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, ठीक है, यहां तक बात समझ आई, स्टेप वाइज सारा मामला चल रहा है, परमिएबिलिटी सोडियम आयंस के लिए यहाँ पे हो गई है। उसके बाद एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है किसके ऊपर, सैक्रोलीमा के ऊपर। यहां तक बात हुई तो एक सैक्रोलीमा ऑब्वियसली आउटर लेयर पे इतना कुछ हो रहा है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वहां पर, और एक उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जो होता है ये किस में एंटर कर जाता है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था ये एंटर कर जाएगा सैक्रोप्लाज्मा में। ऑब्वियसली अंदर वाला क्या था, सैक्रोप्लाज्मा, किसके थ्रू, टी ट्यूबल्स के थ्रू, मतलब कि सैक्रोलीमा के ऊपर ऐसे टी ट्यूबल्स लगे होते हैं तो इसके थ्रू जो है वो सैक्रोप्लाज्मा में एंटर कर जाता है।
राइट। उसके बाद क्या होता है, ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और एंटर हो गया साइक्लोप्लाज्मा में, ये ट्रिगर करता है, किसको ट्रिगर करता है, टू रिलीज, किसके रिलीज को ट्रिगर करता है, कैल्शियम आयंस के, कैल्शियम आयंस फ्रॉम एसआर, सैक्रोप्लाज्मा में से क्या करता है, ये सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप इसको बोल सकते हो, इसमें से क्या करता है, ये कैल्शियम के आयन को के रिलीज को ट्रिगर करता है। उसके बाद जो ये कैल्शियम के आयन रिलीज हुए हैं, ये कैल्शियम के आयन किसके साथ कंबाइन कर जाते हैं, जो ट्रोपोनिन होती है, ट्रोपोनिन किसके ऊपर, एक्टिन के ऊपर हमने पढ़ी थी, और अनमास्क कर देते हैं। इसका कैल्शियम का फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही बात करी है, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ कंबाइन होकर अनमास्क कर देते हैं, किसको, अनमास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन, ये बात हम कर चुके हैं। उसके बाद जो है क्रॉस ब्रिज साइकिल बिगिंस, जो क्रॉस ब्रिज साइकिल होती है वो अपना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करके बताया है। जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स थे, देखो सबसे पहले एक्टिवेशन हुआ मायोसिन हेड का, मायोसिन के हेड का एक्टिवेशन हुआ। दूसरा क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होती है, मैं पार्ट्स वो बता रही हूँ, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि कौन से एक्टिविटीज होती है किसके बाद। उसके बाद क्या होती है, स्लाइडिंग, पुलिंग या फिर रोटेशन थ्योरी। उसके बाद यहाँ से डिटैचमेंट हो जाता है। तो ये चार जो है केस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, अब ये भी मेरे को समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा एक बार। सेंट्रल गैप बिटवीन बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, बिल्कुल ठीक है। एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये चीज समझा देती हूँ। बेसिकली हम धीरे धीरे पूरे चैप्टर के नज़दीक आ चुके हैं कवर करते हुए। इवन एक पार्ट तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फिनिश ही हो जाएगा, फिर स्केलेटन वाला थोड़ा सा रह जाएगा। देखो ये होती है जेड लाइन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, आई बैंड, सबसे स्टार्टिंग में। उसके बाद ये बीच में हमारे पास होती है एम लाइन, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया होता है इसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी लाइनिंग दिख रही है, नहीं दिख रही, इसको बोलते हैं एच जोन। और ये पूरा एरिया क्या होता है, आई बैंड के बाद यहाँ पे आ जाता है ए बैंड। अगेन फिर ये वाला हमारा जेड लाइन, यानी कि क्या होता है, आई बैंड। ये होते हैं यहाँ पे थिन फिलामेंट्स, यानी कि जिसको हम एक्टिन बोलते हैं। और ये यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ये होते हैं थिक फिलामेंट्स। और पूरा ये एक जो होता है ये मिला के क्या बना लेता है, सैक्रोमियर। तो ये थी इसके बारे में बेसिक बात। एच जोन कौन सा होता है, एच जोन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें एक्टिन और मायोसिन के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई एक्टिन मायोसिन की कोई ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। थिक वाला मायोसिन होता है, थिन फिलामेंट एक्टिन होते हैं, ये चीज आपको पता होगा। उसके बाद क्या होता है, हाँ बस इतना ही इनफ है ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए। तो इसी के अनुसार हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया है। सेंट्रल गैप जो होता है एक्टिन फिलामेंट्स के बीच का, एक्सटेंड करता है मायोसिन फिलामेंट के थ्रू इन ए बैंड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ह्यूमंस में क्या होता है ये पूछा गया है। एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन्स, गलत है, कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होता। सैक्रोमियर डज नॉट शॉर्टन, गलत है। जब एक्टिन फिलामेंट, ये भी गलत है। ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड कौन सा मैंने आपको बताया था, ए बैंड हमारा कौन सा होता है, मायोसिन।
ए बैंड जो डार्क बैंड होती है या मायोसिन, इसको हम बोल सकते हैं एन आइसोट्रोफिक भी बोला जा सकता है। और अगर मैं आई बैंड की बात करूं तो इसको हम आइसोट्रोफिक भी बोलते हैं, आई बैंड भी बोलते हैं, एक्टिन वाला होता है और ये लाइट बैंड होता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, जो ए बैंड होता है, यानी कि जो हमारे पास थिक वाली होती है मायोसिन बैंड जो होता है, डार्क बैंड वो क्या होता है, रिमेन सेम, वो सेम ही रहता है। अब ये मैं थोड़ा सा आपको बोल के बता देती हूँ, यहाँ से ध्यान से समझना है इसको, मैं वर्बली अच्छे से आपको बोल के बता रही हूँ। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल, जो कैल्शियम के लेवल कैल्शियम का लेवल जब इंक्रीज होता है कहाँ पे, सैक्रोप्लाज्मा में, लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ, उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम की बाइंडिंग होती है, एक सब यूनिट होती है ट्रोपोनिन की उसके साथ, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था, ऑन एक्टिव फिलामेंट्स एंड देयर बाय, जिसकी वजह से वो क्या करती है, मास्किंग को रिमूव कर देती है एक्टिव साइट फॉर मायोसिन के लिए, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूटिलाइज करके जो मायोसिन का हेड होता है वो किसके साथ बाइंड कर लेता है, जो एक्सपोज्ड एक्टिव साइट होती है एक्टिन के ऊपर, क्या बनाने के लिए, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। ये क्या करता है, दिस पुश द अटैच्ड, जो एक्टिन फिलामेंट्स उसके साथ अटैच्ड होते हैं उसको क्या करता है, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि जो सेंटर होता है उसकी तरफ उसको क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है ये बैंड का। जेड लाइन जो होती है वो अटैच होती है किससे, इन एक्टिन से, आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स, वो भी अंदर की साइड पुल हो जाते हैं, देयर बाय कोजिंग, जिसकी वजह से जो है सेक्रोमियर की शॉर्टनिंग होती है, राइट। उसके बाद दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द, जो मैंने अभी आपको चीजें बताई उससे ये क्लियर है कि शॉर्टनिंग ऑफ मसल के दौरान यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड हमेशा रिड्यूस होगी जबकि ये बैंड रिटेन द लेंथ। अब मैं बता रही हूँ, अगर आपको इतनी बातें समझ ना आई हो, एक बार सुनने से पढ़ने से नहीं आएगी, आपको खुद से एनसीईआरटी से 2-3 बार रीडिंग लेनी होगी तब जाकर थोड़ा सा कुछ समझ आएगा। तो कुछ जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 2 लाइनें यहाँ पे बता रही हूँ, उसको याद रख लेना। कौन सी लाइन है, एक तो जो आई बैंड होती हैं गेट्स रिड्यूस्ड, वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ए बैंड की अगर मैं बात करूं, रिटेन द लेंथ, इसका क्या मतलब है कि वो रिमेन्स द सेम, वो चेंज नहीं होते, उनकी लेंथ वगैरह में कोई चेंज नहीं आता। ये 2 लाइनें आप अच्छे से याद रख लेना, इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज करेक्टली कैटेगराइज्ड। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस जो है उसके हार्मोन से करेक्टली कैटेगराइज्ड है, करेक्ट मतलब कि करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट मैच हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन, थायराइड, ये थाइमोसिन तो ठीक है, कैल्सिटोनिन इसका नहीं होता, ये गलत है। पेप्सिन, प्रोलैक्टिन, पेप्सिन तो डाइजेस्टिव होता है लेकिन प्रोलैक्टिन कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, ये मिल्क की प्रोडक्शन वाला होता है, इसमें मदद करता है प्रोलैक्टिन, फीमेल्स में उनके मेमोरी ग्लैंड में होता है। ट्रोपोनिन, मायोसिन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन स्ट्राइटेड मसल्स, तो ये हमारे पास जो है बिल्कुल करेक्ट है, अभी यही पढ़ रहे हैं हम, ट्रोपोनिन और मायोसिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं स्ट्राइटेड मसल्स में। सिक्रेटिन, रोडोप्सिन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये गलत हो गया, सिक्रेटिन अलग हार्मोन होता है, रोडोप्सिन ये जो होता है आंख में, आई के लिए होता है, तो पॉलीपेप्टाइड ये गलत हो गया। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ट्रोपोनिन की बात करूँ तो ये एक प्रोटीन होता है जो कि विच इज फाउंड ऑन, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं उनमें पाया जाता है, और मायोसिन प्रोटीन इज फाउंड इन, मायोसिन प्रोटीन मायोसिन फिलामेंट में पाया जाता है। जो बोथ एक्टिन और मायोसिन होते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं स्ट्राइटेड मसल्स में। थाइमोसिन की बात करूं, ये एक हार्मोन होता है जो थाइमस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो कि स्टिमुलेट करता है किसकी डेवलपमेंट को, टी सेल्स की डेवलपमेंट को। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ना, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड होता है, 2 टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। प्रोलैक्टिन की बात करूँ, ये एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, जो कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और मिल्क की प्रोडक्शन को वुमेन में स्टिमुलेट करता है। रोडोप्सिन की बात करूं, इसको हम विजुअल पर्पल के नाम से जानते हैं, ये कोई हार्मोन होता ही नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल पिगमेंट होता है, कहाँ पे, फोटो रिसेप्टर सेल जो होते हैं रेटिना के हमारे आंख के अंदर, उसका एक बायोलॉजिकल पिगमेंट होता है जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फर्स्ट इवेंट होते हैं लाइट के परसेप्शन में आने के बाद, जो भी इवेंट हमारे जो है नर्वस सिस्टम के द्वारा एक्शन पोटेंशियल रिलीज होते हैं, जो भी सारा सीन होता है वो किसके द्वारा, रोडोप्सिन के द्वारा होता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल, कौन सा जो है इसमें से कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है मसल का, वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, मायोसिन, याद रखोगे आप इसको, मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है।
मायोसिन कौन सा होता है? थिक वाला, यानी कि ए बैंड वाला, ये होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल। तो समझो एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन की बात करूँ तो ये थिन फिलामेंट और स्केलेटल मसल के पार्ट होते हैं ऑब्वियसली। ट्यूबुलिन की बात करूँ तो ये माइक्रोट्यूबुल्स में प्रेजेंट होते हैं। मायोसिन क्या है? एक मसल फाइबर होता है, याद रखेंगे। व्हाट इज सेक्रोमियर? सेक्रोमियर क्या है? मैंने बना के भी आपको दिखा था, पार्ट बिटवीन एच लाइन, ए लाइन, जेड लाइन, बिल्कुल ठीक है। जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेक्रोमियर बोलते हैं। मैंने आपको बना के दिखाया था दो जेड लाइन की, जेड लाइन बिल्कुल स्टार्टिंग में थी और लास्ट में थी, राइट। बीच में हमारे पास ए बॉन्ड था और दो आई बैंड थे, तो उन दोनों के बीच का क्या था? इन पूरे बीच का क्या था? दो जेड लाइन के बीच के एरिया को हम सेक्रोमियर बोलते थे। तो थोड़ा सा समझ लो। डार्क बैंड जो होती है मायोफिब्रल में, वो क्या बनाती है? ए बैंड की फॉर्मेशन करती है। जो मिडल पार्ट होता है ए बैंड का, वो क्या कंटेन करता है? लाइट जोन हैंसन लाइन, यानी जिसको हम एच लाइन बोलते हैं। लाइट बैंड जो होता है मायोफिब्रल पे, उसमें हम उसको हम क्या बोलते हैं? आई बैंड। जो मिडल पार्ट होता है आई बैंड का, वो क्या कंटेन करता है? जेड लाइंस को। सेक्रोमियर जो है एक पार्ट होता है दो जेड लाइंस के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन? के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है। मसल कॉन्ट्रेक्शन, लेंथ ऑफ एच डिक्रीज, बिल्कुल ठीक है। लेंथ ऑफ ए बैंड, बिल्कुल, ये भी तो मैंने आपको बताया था। आई इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। लेंथ ऑफ टू, ये भी गलत है। तो देखो दो यहाँ पे, हालांकि हमारे पास दोनों ही ऑप्शन ठीक है, कोई एक करेक्ट नहीं है। तो समझो थोड़ा सा, जब कैल्शियम आयन कंबाइन करता है ट्रोपोनिन के साथ, तो उस दौरान क्या हो जाती है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो जाती है, यानी कि स्टार्टिंग उसमें आ जाती है। तो जेड लाइंस की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, नहीं मतलब कि सिर्फ सिंपल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो जेड लाइन होती है वो एक दूसरे के पास आती है और सेक्रोमियर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो जो लेंथ होगी ए बैंड की वो तो कांस्टेंट रहेगी, और आई बैंड की क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और एच बैंड कैसा हो जाता है? नैरो, यानी कि ऐसे पास पास आ जाते हैं, तो नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो ये मतलब, और ये दो लाइन तो मैंने आपको बोला था कि याद रख लेना। आई बैंड रिड्यूस हो जाती है, ए बैंड जो अपनी लेंथ को रिटेन रखती है। कौन सा आयन इसेंशियल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए? क्या मुझे बताने की जरूरत है? कैल्शियम, कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक बतानी है स्मूथ मसल फाइबर्स की, क्या क्या होती है, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। स्पाइंडल शेप, अनब्रांच स्टाइल, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग जॉइंट विद द बोन्स इन्वॉल्व। यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा जॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन बताना है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारे पास रह गया था। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो गया है स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड, तो मैं सोच रही हूँ आपको स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे पहले बता देती हूँ। पहले उसको भी, जैसे हमने अब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन कवर किया था थोड़ा सा पहले समझ के, फिर हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे, ऐसे ही मैं इसको आपको बता देती हूँ। देखो अगर मैं ह्यूमन स्केलेटन की बात करूं तो टोटल 206 हड्डियां होती हैं। दो में ये डिवाइडेड होता है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है पेंडिकुलर। एनसीईआरटी के बुक में साथ के साथ डायग्राम देखते रहे आप। एक्सियल में टोटल कितना 180 बोन्स होती हैं, पेंडिकुलर में 126 होती हैं। दोनों को मिला के 206 हो जाएंगी कंबाइन। एक्सियल की मैं बात करूंगी सबसे पहले, इसमें आते हैं रिब्स जो कि 24 होते हैं। इसमें आता है स्कल जिसमें कि 29 बोन्स होती हैं। फिर आता है वर्टिब्री जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, 26। और फिर आता है स्टर्नम। दो रिब्स के बीच में एक जो स्टर्नम होता है, आप समझ पा रहे होगे, उसको स्टर्नम बोलते हैं। बाकी आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से डायग्राम देखते रहे, वहां से आपको ये चीजें समझ आएंगी। ठीक है, ऐसे मैं वर्बली बोलती रहूंगी, आपको यही नहीं पता चलेगा कौन सी जगह पे कौन सी बोन है, तो आपके पास एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं थोड़ा सा बताती रहूंगी, आप वहां से चेकआउट करते रहें। एपेंडिकुलर में क्या आता है? गिडल, सबसे पहले गिडल। गिडल में क्या क्या आता है? दो क्लेविकल, दो स्कैपुला। क्लेविकल और स्कैपुला, यानी कि जो आप जिसको वो बोलते हो ना, क्या ब्यूटी बोन वगैरह होती है, क्लेविकल को बोलते हैं हम, ये ब्यूटी बोन, ठीक है। और स्कैपुला होते हैं हमारे शोल्डर एरिया के साइड। उसके बाद इसमें क्या होता है? हाँ, तो ये मतलब कि बेसिकली आगे हम समझ लेंगे। 126 होते हैं टोटल, 120 हमारे पास यहाँ पे वो होते हैं लिम्स वगैरह काउंट करके अगर हम बात करें तो। दो कोक्सल बोन्स होती हैं। अब आगे समझते हैं, किससे स्कल्ट से स्टार्ट करेंगे।
29 बोन्स थी टोटल स्केलेटन। सबसे पहले जो आपने देखा होगा, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठे होगे तो आपको दिख रहा होगा उसमें जो है स्केलेटन में जो सूच मतलब कि इमूवेबल जॉइंट होते हैं। आपका जो ये ढांचा होता है स्कल, क्या ये कभी ऐसे अलग अलग इसकी जो हड्डियां होती है वो अलग अलग तरीके से मूव करती हैं? बिल्कुल नहीं ना। मतलब कि वो इमूवेबल जॉइंट से जो है अटैच होते हैं, जिसका नाम होता है सूचर्स। क्या बोलते हैं? जिसको हम सूचर्स बोलते हैं। ये चीज याद रखोगे। तो स्कल बोन में अगर मैं बात करती हूँ स्कल में, तो स्कल बोन्स कितनी होती है? 22 होती है। और इससे एसोसिएटेड जो मतलब कि बेसिकली इसके एसोसिएशन में जो होती हैं, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड स्कल बोन्स, वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है। स्कल बोन्स की अगर मैं बात करूं तो स्कल बोन्स में कौन सी आती है? क्रेनियल बोन हो गई, 8 तो क्रेनियल बोन होती हैं जो कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से देख लेना। और फेशियल 14 फेशियल बोन्स होती हैं। 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, 14 फेशियल बोन्स होती हैं। एसोसिएटेड में अगर मैं बात करूं तो एक होता है हायोइड। और ईयर ओसिकल्स कितनी होती हैं? 6। एक हायोइड होता है, एक हायोइड बोन होती है। और ईयर ओसिकल्स वाली बोन कितनी होती है? 6 होती है। ये आती है एसोसिएटेड स्कल बोन्स में। अब क्रेनियल बोन्स में देख लो कौन सी होती है। फ्रंटल होता है, एक फ्रंटल होती है। एनसीईआरटी की बुक से डायग्राम देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं बोलती रहूंगी। 2 पेरिएटल होती हैं, और ये याद रखनी है आपको। 2 टेम्पोरल होती है, एक ओसिपिटल होगी, एक स्फिनोइड होती है, यानी कि इसको बटर फ्लाई शेप की भी हम कंसिडर कर सकते हैं। एक होती है इथमोइड। ये क्रेनियम के बेस पे प्रेजेंट होती है, दोनों, इथमोइड भी और स्फिनोइड भी। उसके बाद फेशियल बोन्स की अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपको क्रेनियल बोन्स बता दिया। फेशियल बोन्स को देख लेंगे एक बार। चौदह होती हैं ये। 2 नेसल यानी कि इंफीरियर नेसल वाली होती है, एक वोमर होती है। लैक्रिमिनल लैक्रिमल जो होती है वो 2 होती है। इसका नाम टीयर ग्लैंड भी होता है, इसको टीयर ग्लैंड भी हम बोल सकते हैं। जैगोमेटिक होती है 2, जिसको हम क्या बोलते हैं? चिक बोन, जिसको हम बोल सकते हैं। एक मैंडिबल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोअर जॉ। ठीक है, लोअर जो होता है हमारा नीचे वाला जबड़ा। एक मैक्सिला होता है, जिसको हम अपर जो बोलते हैं। एक होता है पेलेटाइन, एक नहीं 2 होते हैं पेलेटाइन। तो ये हो गए टोटल कितने? 14। मैंडिबल की बात करूँ, थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि मैंडिबल की जब मैं बात करूंगी तो ये लार्जेस्ट बोन होती है फेस की। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी एक्सियल स्केलेटन की कौन सी होती है? मैंडिबल होती है। ये यही सिर्फ ऐसी मूवेबल बोन होती है किसकी? स्कल की। किसको छोड़कर? ईयर ओसिकल्स को अगर हम एक्सेप्शन में ले तो उसके अलावा जो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल बोन होती है वो मैंडिबल ही होती है। लोअर जो होता है इसका, वो क्रेनियम से अटैच होता है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियोस्टाइलिक जो सस्पेंशन भी बोल सकते हैं उसको हम। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हायोइड बोन की, तो मैंने बताया था बटरफ्लाई शेप की या फिर वी शेप उसको बोल सकते हैं। इसको हम टंग बोन भी बोल सकते हैं। ये लोअर जो और लेरिंग्स के बीच में मतलब क्या होती है? सिचुएटेड होती है। ईयर ओसिकल्स का आप याद रखोगे। ईयर ओसिकल्स में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसमें मतलब कि एक्सटर्नल टू इंटरनल आपसे पूछा जाता है कि कौन से बोन आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आती है MIS से, आप याद रखोगे, यानी मिस एक ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आती है मेलियस, फिर इनकस, और फिर यहाँ हमारे पास लास्ट में कौन सी आती है? एस से मेलियस, इनकस, और ये हमारे पास लास्ट में आती है स्टेपिस। ये क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट बोन होते हैं। ये ऑर्डर आप ऐसे याद रखोगे। अब बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की, जो मैंने आपको बताया था। देखो वर्टिब्री कितनी होती हैं? 6 होती हैं। सबसे ऊपर सबसे पहले आती है सर्वाइकल, फिर आता है थोरेसिक रीजन, फिर आता है लुम्बर, फिर आता है सैक्रल, फिर आता है कोकिगिल, देन वर्टिब्रल कॉलम, जो टोटल हो गया यहाँ पे मैं वो लिख के बता दूंगी आपको। बेसिकली सर्वाइकल में अगर मैं बात करूँ, देखो फीटस या चिल्ड्रन की
और अडल्ट दोनों के केस में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। अडल्ट में जो कितनी होती हैं 26 होती हैं और एक चिल्ड्रन या फीटस में 33 होती है इसकी नंबरिंग। तो सर्वाइकल बोन की बात करूँ तो वो कितनी होती है चिल्ड्रन फीटस में 7 सॉरी, और अडल्ट में भी 7। थोरेसिक की बात करूँ वो 12 और इसमें अडल्ट में भी 12। लुम्बर की बात करी जाए वो इसमें भी 5 इसमें भी 5। सैक्रल की अगर मैं बात करूंगी तो 5 बोन इनमें होती है लेकिन एक होती है इसमें अडल्ट में एक होती है, यानी वो फ्यूज हो जाती है पूरा। कोकीगिल की बात करूँ तो 4 इसमें होती है लेकिन इनमें एक ही होती है अपने मतलब जो हम अडल्ट होते हैं उनमें एक ही होती है, फ्यूज होती है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे देख लो आप, इजिली आपको समझ आ जाएगा। C7 T12 L5 S5 C4 ये हमारे पास होगा। सिमिलरली इसका बना सकते हो C7 T12 L5 S1 कोकीगिल 1, ये चीज होती है। राइट, तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम वाला मैंने बताया ये आपको याद होना चाहिए। सबसे स्टार्टिंग सबसे ऊपर आपका नेक वाले एरिया से सर्वाइकल वाला रीजन चालू होता है, उससे नीचे मिड बैक जो होती है वो थोरेसिक रीजन होता है, लोअर बैक वाले रीजन को लुम्बर रीजन हम बोलते हैं, उससे नीचे आती है सैक्रल एक जो पूंछ सी होती है, फिर कोकीगल रीजन आता है, और फिर क्या आता है ये एट द एंड मैंने आपको वर्टिब्रल कॉलम इनका मतलब की फॉर्मूला बताया बेसिकली। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रे की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो उसमें भी मैं एक दो बेसिक पॉइंट्स बता देती हूँ जो नेसेसरी हैं, आपको पता होना चाहिए। सर्वाइकल वर्टिब्री यानी C1 to C7 ये होती है। दो टाइप की ये होती है, दो में स्प्लिट है। टिपिकल एक तो होता है टिपिकल जो C3 से C6 तक होती है, एक होता है एटिपिकल यानी कि डिफरेंट, यानी कि वो कौन सी है C1 C2 C7। ये जो 3 से 6 तक होती है ये सिमिलर होती है सारी वर्टिब्री, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी वाला रीजन होता है पूरा। C1 को एटलस बोला जाता है, पता होना चाहिए। C2 को एक्सिस बोलते हैं, एटलस और एक्सिस बोला जाता है, तो ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रे में बात करी जाए तो T1 to T12 यानी कि 12 होते हैं, उनसे थोरेसिक वाले से रिब्स जो होती हैं वो जुड़ी होती है, आर्टिकुलेट होती है। लंबर रीजन में बात करूँ वो 5 होती है, मैसिव होती है, लार्जेस्ट साइज की वर्टिब्री होती हैं। दे हैव टू, इनका क्या काम होता है, जो भी अपर बॉडी होती है पूरी उसको ये सपोर्ट करते हैं। दे हैव टू सपोर्ट द वेट ऑफ द, पूरी अपर बॉडी का वेट जो है लंबर रीजन के ऊपर आता है। उसके बाद सैक्रम की बात करूँ तो ये एक लार्ज फ्लैटन ट्रायंगुलर बोन होती है। आप अपने एनसीईआरटी बुक के डायग्राम को देखें। कोकिक्स में बात करूँ तो ये रेमिनेंट होता है टेल बोन का, मतलब कि जो टेल बोन होती है ना उसको बोलते हैं हम। उसका बचा कुचा अंश होता है। अब तो पहले तो पूंछ होती थी ऑब्वियसली, हम हमारे पूर्वज बंदर थे तो फिर मॉडिफिकेशन हुई, इवोल्यूशन हुई, तो हमारी पूंछ वगैरह तो रही नहीं है, वो छोटा सा अंश उसका रेमिनेंट है। स्टर्नम की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा स्टर्नम 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। वेंट्रल मिड लाइन जो होती है थोरेक्सिक, वहां पे बीच में आप दोनों मतलब कि रिब्स, दोनों साइड के रिब्स के बीच में एक जो हड्डी होती है स्टर्नम की, आप टच करके देख सकते हो, वो होती है स्टर्नम। राइट, उसके बाद 3 पार्ट होते हैं इसके, एक होता है मेन्यूब्रियम, एक होता है बॉडी यानी कि मैक्सिमम पार्ट, और एक होता है एक्सीफोइड प्रोसेस। ये आपको जानने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में है ही नहीं। अब रिब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिब्स को हम क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिब्स के बारे में मैं बात करूं तो देखो ये 3 में स्प्लिट है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, और एक होती है फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स की अगर मैं बात करूँ, रिब्स कितनी होती है, सबसे पहले आपको पता होगा 12 होती है टोटल। ट्रू रिब्स होती है R1 to R7, यानी कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी इनको बोला जा सकता है। ठीक है, ये होती है ट्रू। उसके बाद R8 से R10 तक ये कैसी होती हैं, फॉल्स, यानी कि वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स इनको हम बोल सकते हैं। इसको वर्टिब्रोस्टर्नल थी है, ये होती है वर्टिब्रोकोंड्रल, यानी कि जो कोस्टल कार्टिलेज होता है R7 का, मतलब कि ये किससे जुड़ी होती है, R1 तो ये जो R7 वाली रिब होती है ये R8 9 10 ये तीनों ही R7 वाली से जुड़ी होती हैं। फिर आती है हमारे पास R11 और R12, ये जो रिब्स होती हैं इनको वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं। स्टर्नल एंड आर फ्री, जो ये किसी से भी अटैच नहीं होते, इनके जो एंड्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, ये किसी से भी अटैच नहीं होती। फिर हमारे पास आता है पेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें मैंने क्या बताया था 126 बोन्स होती हैं जो कि डिवाइडेड है गर्डल्स में,
और किसमें, लिम्स में। लिम्स कितने थे, 120 टोटल, यानी कि इसमें हमारे 4 लिम्स भी आ जाते हैं। 4 लिम्स कितने होते हैं टोटल, 60। और हिंड लिम्स यानी कि नीचे वाले वो कितने होते हैं, वो भी 60 होते हैं। गिडल्स में बात करी जाए तो क्या आता है, पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल 4, पेल्विक रीजन में हमारी कितनी, 2 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल में कौन सी आ जाती है, 2 स्कैपुला, 2 क्लेविकल, राइट। और उसके बाद बात करेंगे किसकी, इसमें लिम्स वाले में मैं बात करूं तो कार्पल्स होते हैं 8। कार्पल का मतलब होता है जो व्रिस्ट बोन होते हैं, जो आपकी ये कलाई वाली हड्डियां होती हैं, ये 8 होती है। मेटाकार्पल यानी कि जो पाल्म, हथेली वाली बोन्स होती है, वो कितनी होती है, 5। फेलेंजिस की बात करूं यानी कि जो आपकी उंगलियों पर डिजिट्स होते हैं, वो कितने, 14 होते हैं। तो ये हमारे पास होता है, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। पेल्विक गिडल की बात करूं यानी कोक्सल वाले की, तो उसमें 3 हड्डियां होती है, इलियम, प्यूबिस और इस्कियम। ये पता होगा आपको, अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो आप। उसके बाद हिंड लिब में अगर मैं फीमर की बात करूं तो फीमर लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। फीमर कौन सी होती है, जो आपकी थाई वाली बोन होती है, ठीक है, थाई बोन ये कहती है लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। उसके बाद टीबिया होता है, इसमें फाइबुला होता है। फाइबुला की बात करूं तो ये स्मॉलर और थिनर होती है टीबिया के कंपेरिजन में। तो ये चीजें थी यहाँ पे हमारे पास। अब मैं जो है क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहूंगी, काफी टाइम हमने यहाँ पे लगा दिया ओवरऑल चैप्टर को समझने में। तो मैच करना, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होंगी, डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, बिल्कुल ठीक है, 4th। तो एक्रोमियन यहाँ पे हमारे पास कौन सा होगा, सी यहाँ पे हमारे पास है, 4, 3, 1 सेकेंड। एक्रोमियन की मैं बात करूं, जो क्लेविकल होता है ये वहां पे मतलब कि शोल्डर जॉइंट के पास होता है, ये आप एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है आपकी लेबलिंग। स्कैपुला की बात करूं, ये 2nd और 7th रिब के बीच में होता है, बिल्कुल ठीक है। ग्लिनोइड एक्टिविटी क्या होती है, हेड ऑफ ह्यूमरस की। उसके बाद तो करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है, मैच करना है बोन्स को इन्वॉल्व, ठीक है। ये अब आप ध्यान से सुनना, मैं यहीं पे आपको वर्बली बोल के बता देती हूँ। तो देखो, ग्लाइंडिंग जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कार्पल्स के बीच में होता है। हिंज जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में। पाइवट जॉइंट की अगर बात करी जाए तो ये एटलस और एक्सिस के बीच में। सैडल जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये कार्पल और मेटाकार्पल जो होता है थंब का, उसके बीच में। अब ध्यान से सुनना, ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। अब कार्पल मैंने आपको क्या बताया था, देखो मेटाकार्पल होते हैं जो पाल्म की बोन्स होती है, तो कार्पल यहाँ पे हमारे जो है उसकी हाथ पे जो डिजिट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं कार्पल। तो कार्पल के बीच में, कार्पल्स के बीच में जो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट की बात करूं तो जो ह्यूमरस और अल्ना होता है उनके बीच में, यानी कि जो आपके हाथ की कलाई जो होती है ना, आप अपना देखो एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम खोल के बैठना। अब ये बोन्स में आपको समझाने का तो कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी बोन है, तभी आप रिलेट करके समझ पाओगे। पाइवट जॉइंट की बात करूं तो ये एटलस यानी एटलस और एक्सिस यानी C1 और C2, ये चीज मैंने आपको बताई थी, उन दोनों के बीच में पाइवट जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट की बात करूं तो कार्पल और मेटाकार्पल जो होता है थंब का, उनके उसके बीच में, यानी ये जो आपके थंब की मूवमेंट होती है उसमें सैडल जॉइंट होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन बी होगा, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा होगा, 8th, 9th, 10th पेयर ऑफ रिब आर्टिकुलेट गलत है क्या, ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट थी, ये 7th जो रिब थी ना उससे जुड़ी हुई थी, मैंने बताया था। 11th, 12th पेयर ऑफ कनेक्टेड गलत है, कनेक्टेड होती नहीं किसी से। इस फ्लैट थिन बोन एंड ऑल बिल्कुल गलत, सारी बोन्स कनेक्टेड होती नहीं है। देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर्स वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, 2 बिल्कुल ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। पाइवट जॉइंट जो होता है एटलस और एक्सिस के बीच का, इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का ये होता है, तो यहाँ पे हम कर चुके हैं इसको पीछे। साइनोवियल जॉइंट आप इसको बोल सकते हो, थोड़ा सा समझना। पाइवट जॉइंट एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्रीली मूवमेंट किसके बीच में, एटलस और एक्सिस जो होता है वर्टिब्री और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक फ्री मूवमेंट को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ, मतलब कि एक्स पेयर ऑफ रिब्स में से, यानी कितने 12 पेयर ऑफ रिब में से इन ह्यूमंस ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू, सिर्फ वाई कितने ट्रू थी हमारे पास 7, राइट। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मैंने ये चीज आपको बताई दी है कौन सी करेक्ट होगी। अब आप इजी है, ये तो बहुत इजी। x12 y5 गलत है, 5 थोड़ी थी 7 थी। x24 गलत, x24 गलत, x12 y बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। मैं अब ये चीज तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अच्छे से कर चुके थे काफी सारा, मतलब कि मेजरली जो चैप्टर का पोर्शन है वो मैंने आपको समझा भी दिया है इन PYQs के जरिए। तो हमारे PYQs भी यहाँ पे फिनिश हो गए हैं, उम्मीद आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।